आज की कहानी का शीर्षक है फैराडे। 22 सितंबर 1791 को इंग्लैंड के न्यूइंगटन बट्स, जो अब लंदन का हिस्सा है, में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसके परिवार के पास 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। उस बच्चे का नाम था माइकल फैराडे। फैराडे के पिता जेम्स फैराडे एक लोहार थे। वे मेहनती थे लेकिन अक्सर बीमार रहते थे। उनकी मां मार्गरेट फैराडे बहुत ही दयालु और धार्मिक महिला थी। परिवार इतना गरीब था कि कई बार पूरे परिवार को एक ही रोटी में दिन गुजारना पड़ता था। माइकल की औपचारिक शिक्षा बहुत कम हुई। वे केवल पढ़ना, लिखना और साधारण गणित सीख पाए। परिवार के पास इतनी आर्थिक स्थिति नहीं थी कि उन्हें अच्छे स्कूल में भेजा जा सके। जब माइकल लगभग 13 वर्ष के हुए, तब उन्होंने परिवार की मदद के लिए काम करना शुरू कर दिया। पहले वे अखबार बांटते थे। कुछ समय बाद उन्हें एक बुक बाइंडर यानी किताबों की जिल्द बनाने वाले की दुकान में प्रशिक्षु के रूप में काम मिल गया। यही छोटी सी नौकरी उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख साबित हुई। दिन भर वे किताबों की जिल्द बनाते और रात को उन्हीं किताबों को पढ़ते। विज्ञान, रसायन, बिजली और प्राकृतिक दर्शन की किताबें उन्हें सबसे अधिक आकर्षित करती थीं। एक दिन उन्होंने कन्वर्सेशंस ऑन केमिस्ट्री नामक पुस्तक पढ़ी। इस पुस्तक ने उनके मन में विज्ञान के प्रति ऐसी जिज्ञासा पैदा की कि उन्होंने तय कर लिया एक दिन वे स्वयं वैज्ञानिक बनेंगे। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या थी, वे गरीब थे, कॉलेज नहीं जा सकते थे और किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने का कोई अवसर नहीं था। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। वे घर पर छोटे छोटे प्रयोग करने लगे। पुराने कांच की बोतलें, तार, धातु के टुकड़े और साधारण उपकरणों से वे बिजली और रसायन विज्ञान को समझने का प्रयास करते। उनकी जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन उनके एक ग्राहक ने उनकी लगन देखकर उन्हें इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर हम्फ्री डेवी का व्याख्यान सुनने का टिकट दे दिया। ये टिकट माइकल फैराडे के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। फैराडे पूरे ध्यान से डेवी का व्याख्यान सुनते रहे। उन्होंने हर बात अपनी नोटबुक में बेहद सुंदर ढंग से लिखी और व्याख्यान समाप्त होने के बाद उन नोट्स को पुस्तक की तरह बांधकर सर हम्फ्री डेवी को भेज दिया। डेवी उनकी मेहनत और सुंदर नोट्स देखकर बहुत प्रभावित हुए। कुछ महीनों बाद डेवी की प्रयोगशाला में एक सहायक घायल हो गया। उन्हें नए सहायक की आवश्यकता थी। उन्हें अचानक माइकल फैराडे की याद आई। 1813 में माइकल फैराडे को लंदन की प्रसिद्ध रॉयल इंस्टीट्यूशन में प्रयोगशाला सहायक की नौकरी मिल गई। यहीं से एक गरीब बुकबाइंडर का बेटा दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में शामिल होने की यात्रा पर निकल पड़ा। हालांकि शुरुआत आसान नहीं थी। उन्हें प्रयोगशाला साफ करनी पड़ती, उपकरण धोने पड़ते और वरिष्ठ वैज्ञानिकों के छोटे छोटे काम करने पड़ते थे। कई लोग उनकी कम शिक्षा का मजाक उड़ाते थे, लेकिन फैराडे ने कभी शिकायत नहीं की। उनका मानना था, यदि सीखने की इच्छा सच्ची हो तो कोई भी काम छोटा नहीं होता। यही विनम्रता, मेहनत और जिज्ञासा आगे चलकर उन्हें विद्युत और चुंबकत्व के इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बनाने वाली थी। उनका उद्देश्य केवल नौकरी करना नहीं, बल्कि विज्ञान सीखना था। कुछ समय बाद सर हम्फ्री डेवी ने यूरोप की वैज्ञानिक यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने माइकल फैराडे को भी अपने सहायक के रूप में साथ ले लिया। ये यात्रा लगभग 18 महीने तक चली। इस दौरान फैराडे ने फ्रांस, इटली, जर्मनी और स्विट्जरलैंड जैसे देशों का दौरा किया। उन्होंने उस समय के महान वैज्ञानिकों से मुलाकात की और आधुनिक प्रयोगशालाओं को करीब से देखा। इसी यात्रा के दौरान उन्होंने प्रसिद्ध वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर और अलेस्सांद्रो वोल्टा जैसे महान वैज्ञानिकों के कार्यों के बारे में जाना। वोल्टा वही वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहली विद्युत बैटरी बनाई थी। हालांकि यह यात्रा हमेशा सुखद नहीं रही। डेवी की पत्नी अक्सर फैराडे के साथ नौकर जैसा व्यवहार करती थी। कई बार उन्हें वैज्ञानिक की बजाय घरेलू सेवक की तरह काम करना पड़ता था। लेकिन फैराडे ने कभी अपमान को अपने लक्ष्य के बीच नहीं आने दिया। वे जानते थे कि सीखने का अवसर किसी भी कठिनाई से अधिक मूल्यवान होता है। 1815 में इंग्लैंड लौटने के बाद फैराडे ने पूरी तरह वैज्ञानिक अनुसंधान में स्वयं को समर्पित कर दिया। उन्होंने रसायन विज्ञान पर अनेक प्रयोग किए, गैसों के गुणों का अध्ययन किया और विभिन्न पदार्थों पर शोध शुरू किया। 1821 में दुनिया में एक नई खोज की चर्चा थी। डेनमार्क के वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने सिद्ध किया था कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। फैराडे के मन में एक प्रश्न उठा, यदि बिजली चुंबक को प्रभावित कर सकती है, तो क्या चुंबक भी लगातार गति उत्पन्न कर सकता है? उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए अनेक प्रयोग किए।
कई दिनों की मेहनत के बाद उन्होंने एक ऐसा उपकरण बनाया जिसमें विद्युत धारा के कारण तार एक चुंबक के चारों ओर लगातार घूमने लगा। ये दुनिया की पहली विद्युत मोटर का प्रारंभिक रूप था। उस समय शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यही सिद्धांत भविष्य में पंखे, मिक्सर, वॉशिंग मशीन, लिफ्ट, इलेक्ट्रिक कार और उद्योगों की विशाल मशीनों का आधार बनेगा। इस खोज ने फैराडे को वैज्ञानिक जगत में प्रसिद्ध बना दिया, लेकिन उनकी सबसे महान खोज अभी बाकी थी। उन्होंने सोचना शुरू किया, यदि बिजली से चुंबकत्व उत्पन्न हो सकता है, तो क्या चुंबकत्व से बिजली भी बनाई जा सकती है? यही प्रश्न उन्हें अगले कई वर्षों तक प्रयोगशाला में दिन रात मेहनत करने के लिए प्रेरित करता रहा। कई प्रयोग असफल हुए, कई बार उन्हें लगा कि शायद यह संभव नहीं है, लेकिन फैराडे हार मानने वालों में से नहीं थे। वे कहा करते थे, वैज्ञानिक असफल नहीं होता, वह केवल ये सीखता है कि कौन सा तरीका काम नहीं करता। 1831 का वर्ष विज्ञान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। कई वर्षों की लगातार मेहनत और असफल प्रयोगों के बाद माइकल फैराडे ने वह खोज कर दिखाई जिसने पूरी मानव सभ्यता की दिशा बदल दी। वे जानना चाहते थे कि यदि बिजली से चुंबकीय क्षेत्र बन सकता है, तो क्या बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र से बिजली पैदा की जा सकती है? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए उन्होंने लोहे की एक गोल रिंग ली और उसके चारों ओर तांबे के दो अलग अलग तार लपेटे। एक तार को बैटरी से जोड़ा और दूसरे को एक संवेदनशील विद्युत मापक यंत्र कैल्विनोमीटर से। जब उन्होंने बैटरी को जोड़ा, तो दूसरे तार में क्षणभर के लिए विद्युत धारा उत्पन्न हुई। बैटरी हटाने पर भी फिर से धारा दिखाई दी। फैराडे समझ गए कि बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र बिजली उत्पन्न करता है। इसी खोज को आज विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। यही सिद्धांत आज हर जनरेटर, डायनमो, पावर स्टेशन, पवन चक्की, जल विद्युत परियोजना और अधिकांश बिजली उत्पादन प्रणालियों की नींव है। फैराडे ने बताया कि किसी चालक में उत्पन्न विद्युत धारा इस बात पर निर्भर करती है कि उसके आसपास का चुंबकीय क्षेत्र कितनी तेजी से बदल रहा है। इसे आज फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम यानी फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन कहा जाता है। ये नियम आधुनिक विद्युत इंजीनियरिंग के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। अपने प्रयोगों के दौरान फैराडे ने यह भी दिखाया कि एक कुंडली में बदलती हुई विद्युत धारा दूसरी पास की कुंडली में धारा उत्पन्न कर सकती है। यही सिद्धांत आगे चलकर ट्रांसफार्मर के विकास का आधार बना। आज शहरों और गांवों तक सुरक्षित तरीके से बिजली पहुंचाने में ट्रांसफार्मर की सबसे बड़ी भूमिका होती है। फैराडे केवल भौतिक वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि उत्कृष्ट रसायन वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस पर महत्वपूर्ण शोध किया और दो प्रसिद्ध नियम दिए, जिन्हें आज फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम कहा जाता है। उन्होंने इलेक्ट्रोड, एनोड, कैथोड, आयन जैसे कई वैज्ञानिक शब्दों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। फैराडे ने यह भी सिद्ध किया कि यदि किसी चालक धातु की बंद संरचना बनाई जाए, तो उसके अंदर बाहरी विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं पहुंचता। आज इसे फैराडे केज कहा जाता है। इसी सिद्धांत का उपयोग हवाई जहाज़ों, प्रयोगशालाओं, संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और बिजली गिरने से सुरक्षा में किया जाता है। फैराडे विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन चुके थे। यूरोप के अनेक विश्वविद्यालय उन्हें सम्मान देना चाहते थे। उन्हें कई बड़े पदों और सम्मानजनक अवसरों का प्रस्ताव मिला, लेकिन उन्होंने हमेशा सरल जीवन चुना। उन्होंने कभी धन या प्रसिद्धि को अपना लक्ष्य नहीं बनाया। उनका विश्वास था कि विज्ञान का उद्देश्य मानवता की सेवा है। लगातार वर्षों तक रसायनों के बीच काम करने के कारण उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उन्हें याददाश्त से जुड़ी समस्याएं होने लगीं। कई बार वे प्रयोगों के छोटे छोटे विवरण भूल जाते थे। इसके बावजूद उन्होंने जितना संभव हो सका शोध और विद्यार्थियों को प्रेरित करने का कार्य जारी रखा। माइकल फैराडे का जीवन इस बात का प्रमाण था कि सीमित शिक्षा, गरीबी और कठिन परिस्थितियां भी उस व्यक्ति को नहीं रोक सकती जिसके भीतर सीखने की सच्ची जिज्ञासा और निरंतर मेहनत करने का साहस हो। ब्रिटेन की सरकार और कई प्रतिष्ठित संस्थानों ने उन्हें ऊंचे पदों की पेशकश की। उन्हें रॉयल सोसाइटी का अध्यक्ष बनने का अवसर भी मिला, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि वे प्रशासनिक कार्यों की बजाय वैज्ञानिक अनुसंधान पर ध्यान देना चाहते हैं। ये निर्णय उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। वे प्रसिद्धि या सत्ता नहीं, बल्कि खोज और सीखने को महत्व देते थे। फैराडे गणित में बहुत अधिक प्रशिक्षित नहीं थे। वे अपने विचारों को प्रयोगों और चित्रों के माध्यम से समझाते थे। बाद में महान भौतिक वैज्ञानिक जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने फैराडे के विचारों को गणितीय रूप दिया और प्रसिद्ध मैक्सवेल समीकरण विकसित किए।
इन्हीं सिद्धांतों ने आगे चलकर रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल संचार, रडार और आधुनिक वायरलेस तकनीक की नींव रखी। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन माइकल फैराडे का बहुत सम्मान करते थे। कहा जाता है कि आइंस्टीन ने अपने अध्ययन कक्ष में जिन कुछ वैज्ञानिकों के चित्र लगाए थे, उनमें माइकल फैराडे भी शामिल थे। आइंस्टीन का मानना था कि फैराडे की खोजों के बिना आधुनिक भौतिकी की कल्पना करना कठिन होता। लगातार वर्षों तक रासायनिक पदार्थों और कठिन प्रयोगों के बीच काम करने के कारण उनकी स्मरण शक्ति कमजोर होने लगी। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी। उन्होंने धीरे धीरे सक्रिय शोध कार्य कम कर दिया, लेकिन विज्ञान के प्रति उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ। 25 अगस्त 1867 को 75 वर्ष की आयु में माइकल फैराडे का इंग्लैंड के हैम्पटन कोर्ट में शांतिपूर्वक निधन हो गया। पूरी दुनिया ने एक ऐसे वैज्ञानिक को खो दिया जिसने कभी विश्वविद्यालय की डिग्री नहीं ली, लेकिन जिसके सिद्धांतों पर आज पूरी आधुनिक दुनिया चलती है।